नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मंजू खोसला आपका चैनल वॉइस ऑफ द स्टार्स में स्वागत करती हूँ। आज का विषय है राहु के बारे में जानने के लिए। आइए जानते हैं राहु, जो कि बिल्कुल ही अज्ञात ग्रह माना गया है, और हम उसके बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं, कैसे राहु के समझ सकते हैं, और क्या इस अज्ञात ग्रह के बारे में हम कुछ भी ना जानते हुए क्या कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जिससे इस ग्रह का उपचार किया जा सके। एक विषय उठाया है जो बहुत ही कठिन है। इज देयर एनी रेमेडी फॉर राहु? हालांकि राहु के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया है और बहुत सारे रेमेडीज भी सजेस्ट की गई हैं, लेकिन फिर भी हम राहु को प्लीज नहीं कर सकते, खुश नहीं कर सकते, और राहु को अपने मन मुताबिक चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। क्यों, कैसे और क्यों नहीं, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। इज देयर एनी रेमेडी फॉर राहु? तो आइए चलते हैं और राहु के बारे में कुछ तथ्य जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसके बारे में गहराई से जानेंगे नहीं तब तक हम इसकी कोई उपचार नहीं कर सकते। और क्या वाकई ही उपचार हमारा राहु के संताप से हमें मुक्ति दिला सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। So today my topic is there any remedy for Rahu? Know this shadowy planet closely and get benefited after knowing its positive and negative traits. तो सबसे पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज राहु? राहु क्या है? हम राहु के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। राहु राहु बहुत कुछ कहा जाता है, ग्रह है, और राहु जो है एक राक्षसी ताकत है, एक आसुरी शक्ति है, एक मायावी प्लैनेट है। बहुत कुछ कहा जाता है राहु के बारे में, लेकिन हमें राहु को समझना पड़ेगा साइंटिफिक वे से, और इसको समझने के बाद हम इसकी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कौन से सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं, और उसके बाद ही हम किसी उपचार के जरिए राहु से कुछ अच्छे फलों की आशा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन 1 है, व्हाट इज राहु? राहु के विषय में जानते हैं। असल में राहु क्या है? सोलर और लूनर इक्लिप्स, जो कि दो बहुत ही मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। तो देखा गया है कि जो सोलर और लूनर इक्लिप्टिक पाथ है, वहां पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनको हम राहु और केतु की संज्ञा दी गई है। क्योंकि देखिए, हमारे पास मेजर 7 प्लैनेट्स हैं, और हम ज्योतिष में इन्हीं 7 ग्रहों को लेते हैं, इन्हीं 7 ग्रहों के विषय में पढ़ते हैं, लेते हैं। यही 7 ग्रह हमारे जीवन में, हमारे शरीर के 7 चक्रों में व्याप्त हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अब राहु और केतु के विषय में कहा गया है कि हम एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष ज्ञान में हम राहु और केतु को नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये ग्रह नहीं है। ये क्या है? एक छाया ग्रह कहा गया है इनको, क्योंकि ये हमेशा आप देखेंगे इनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इन 7 ग्रहों की एक फिजिकल एंटिटी है, लेकिन राहु और केतु की कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। दीज आर ओनली द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑन द सोलर एंड लूनर इलिप्टिक पाथ। ठीक है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि यहां पर सूर्य और चंद्रमा की ताकत क्षीण हो जाती है। और ऐसे कौन से इंटरसेक्शन पॉइंट है, सेंसिटिव और पावरफुल पॉइंट है, जो सूर्य और चंद्रमा, जो कि बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है, अगर जो उनकी ताकत को भी सीज कर सकते हैं, उनको पावरलेस कर सकते हैं, उनको धूमिल कर सकते हैं, उनको कमजोर कर सकते हैं,
तो उन 2 पॉइंट्स को हमने राहु और केतु की संज्ञा दी है, जो कि हमेशा 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं। ओके, राहु अगर यहां पर होगा तो केतु बिल्कुल इसके पैरेलल में होगा। सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, जिन्हें एक हमने आसुरी शक्ति के बराबर माना और असुर की तरह ही वो बिहेव करते हैं, इसीलिए हमने उन्हें, और वो छाया ग्रहण यानी कि छाया बनाते हैं। सोलर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो कि छाया के रूप में हमें नजर आते हैं, और इन आसुरी शक्ति की वजह से वो छाया सूर्य की शक्ति को क्षीण करते हैं और चंद्रमा की शक्ति को क्षीण करते हैं, जिससे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी 2 ऐसी शक्तियां हैं जो परम शक्तियां हैं, जो इनविजिबल हैं, जो एक सेंसिटिव पॉइंट हैं, जो एक्सट्रीम पावर पॉइंट्स हैं, उनको राहु और केतु की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये बहुत ही 7 ग्रहों के महत्वपूर्ण ग्रहों को भी क्षीण कर सकते हैं, इसीलिए उनको एस्ट्रोलॉजी में जोड़ा गया। यहां पर हम राहु के बारे में हमने ये जाना कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं सोलर और लूनर इक्लिप्स के, हमेशा 180 डिग्री अपार्ट रहते हैं, और ये राक्षसी शक्तियों को, मायावी शक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने भाग 1 में देखा कि राहु और केतु जो कि 2 आसुरी ग्रह हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। साइंटिफिक वे से हमने इसको जानने की कोशिश की। सोलर और लूनर इक्लिप्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि ये इनविजिबल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कहा गया है कि राहु और केतु जो कि एक्सट्रीम पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेंसिटिव पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकी शक्तियां कैसी हैं। So we see कि राहु has incredible, invisible and invincible powers. अतुलनीय शक्ति, अदृश्य शक्ति और अजय, जिसको हराया ना जा सके, इतना शक्तिशाली ग्रह है, क्योंकि जो ग्रह इस नेचर में इतना पावरफुल है, जो सूर्य जो कि सबसे पावरफुल हमारे पास स्रोत है ईश्वरी शक्ति का, और चंद्रमा जो कि सूर्य से नियंत्रित है, सूर्य की रोशनी से प्रकाश देता है हमें, तो ये 2 ग्रह जो इतने पावरफुल, सन और मून जो सबसे पावरफुल प्लैनेट है 7 प्लैनेट्स के, यदि इन शक्तियों को क्षीण करने की क्षमता राहु और केतु में है, तो इसका मतलब दे हैव गॉट दीज इनक्रेडिबल, इनविजिबल एंड इनविंसिबल पावर्स। बिकॉज एक चीज हमने देखी कि राहु और केतु की कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। यहां पर मैंने 7 प्लैनेट्स और राहु और केतु की ट्रेट्स को बताने की कोशिश की है, ताकि हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें, और ये इन राहु और केतु कैसे हमारे जीवन पे प्रभाव डालते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम ज्योतिष में मुख्यतः 7 ग्रहों को लेते हैं, क्योंकि 7 हमारे शरीर में चक्र हैं, 7 आकाश है, 7 रंग है, 7 कहा गया है सप्तऋषि हैं आकाश में, और 7 सुर हैं, यानी 7 की संख्या हमारे लिए बहुत ही, 7 नंबर भी न्यूमरोलॉजी में बहुत ही लकी माना गया है, क्योंकि हर चीज 7 को रिप्रेजेंट करती है। हमारे 7 चक्र जो हमारे शरीर में है वो भी 7 ग्रहों को ही रिप्रेजेंट करते हैं, और वही ग्रहों की यानी यदि हमारे चक्र 7 जो ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो ठीक से फंक्शन नहीं करते, तो उससे रिलेटेड ग्रह भी हमारे ठीक से काम नहीं करते। इसीलिए हम 7 चक्रस को करेक्ट करके भी हम 7 ग्रहों को पावरफुल कर सकते हैं। तो यानी कि 7 ग्रहों की ये क्वालिटीज हैं जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है राहु और केतु की क्वालिटीज से। यानी कि अगर आप देखिए, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, मंगल और गुरु, ये सब, शनि, ये सब ग्रह अगर हम देखें तो ये बेनिफिक है, अगर मेलेफिक भी हैं, क्योंकि उनका थोड़ा फंक्शन मेलेफिक भी बनाया गया है, तो भी वो हमारी भलाई के लिए ही है।
तो आप देखिए कि 7 प्लैनेट्स जो हैं दे कंसिडर एज अ सात्विक शक्ति फॉर आवर बॉडी, बिकॉज आवर बॉडी इज मेड सात्विक बाय गॉड. So these are benefic, positive. These planets are visible. They are in reality. They behave in a very normal way. Okay, and they exist. They have the physical existence. They have the human qualities, and they play the positive role. And sometime when they becomes very less powerful, they behave as a malefic also. So, but mainly their role is positive. So their actions are defined basically in our body, and there is a remedy possible for these 7 planets. Now come to Rahu and Ketu. Now ये तो देखिए ज्योतिष में ये 7 ग्रह प्रमुख हैं, इन्हीं को संज्ञा दी गई है और इन्हीं को हम ज्यादातर डील करते हैं. राहु केतु जो ग्रह है हमारी कुंडली में, पूरी कुंडली का एक संतुलन हमें राहु और केतु के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि इनका रोल हमारी कुंडली को बैलेंस करने के लिए, एक संतुलन कायम करने के लिए, हमारे दैवी शक्ति को बराबर करने के लिए, संतुलन करने के लिए हमें एक आसुरी शक्ति की भी जरूरत है. और ये इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राहु और केतु के बारे में, एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि राहु और केतु जो है, क्योंकि ईश्वर ने संसार में जो भी चीजें बनाई हैं वो सब उसने प्योर, पायस एंड वेरी बेनिफिक चीजें बनाई हैं. ईश्वर ने संसार की क्या हर चीज की रचना बहुत सुंदर की है, बहुत सकारात्मक की है और बहुत ही दैव्य रूप में की है. तो राहु केतु जो है वो खुद नहीं जनरेट होते, वो भी ईश्वरीय शक्ति का ही एक नकारात्मक रूप है जो कि हमारे लिए नेगेटिव रोल प्ले करते हुए भी पॉजिटिव रूप में हमें रिटर्न होता है. सो राहु केतु को थोड़ा सा ज्यादा गंभीरता से जानने के लिए आप देखिए कि दीज आर द एक्सट्रीम पावर्स ऑफ सुपर नेचर, and this supernature generate negative powers in the form of Rahu and Ketu. So their role in our life, in our kundli and in nature is to balance the divine power. So divine power को balance करने के लिए हमें devil's power भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास प्लस और माइनस नहीं होगा तो आपका एनर्जी फ्लो भी नहीं बनेगा, लाइफ फ्लो भी नहीं बनेगा, और आप इसको दोनों को कंपैरिजन करके ही आप लाइफ को ग्रो कर सकते हैं. सिर्फ पॉजिटिविटी से लाइफ नहीं चलेगी, लाइफ को समझने के लिए नेगेटिव फीचर्स भी हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. तो ये खुद नहीं जनरेट होते, ये ईश्वर की एक्सट्रीम पावर, जो कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला भी है, एक साइंटिफिक फिनोमिना भी है, जो कि सोलर और लूनर इक्लिप्स के दौरान ये पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, पावर सीज होती है और पूरी नेचर डिस्टर्ब होती है, इससे ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब होती है और यूनिवर्स में भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं. तो दिस वाज द मेन पॉइंट हियर. अब इन्हें कहा गया है, अगर हम 7 प्लैनेट्स की कंपैरिजन में हम राहु केतु को देखें तो ये तामसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, मायावी है, आसुरी शक्ति है, और दे आर द एक्सट्रीम एनर्जी कैरियर्स. जो असुरों के पास शक्ति है वो देवताओं के पास नहीं है, क्योंकि असुरों के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी वे से, मतलब उनकी देवताओं की शक्ति फिर भी कन्फाइंड है, लेकिन आसुरी शक्ति को कोई लिमिट या कन्फाइंड होने की जरूरत नहीं. देयर पावर आर इनविंसिबल पावर है, बिल्कुल इनविंसिबल पावर है, इनक्रेडिबल पावर्स है और इनविजिबल है, कहीं पर भी किसी भी रूप में वो दृश्यमान हो सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है राहु जो है एक आउटकास्ट प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि देखिए इन ग्रहों का तो अस्तित्व है, राहु और केतु का तो अस्तित्व है ही नहीं, तो इसलिए हम इनको 7 ग्रहों से अलग रखते हैं, राहु और केतु. यहाँ पर ये लोग 7 प्लैनेट्स पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और केतु नेगेटिव रोल प्ले करता है.
and it is invisible also because we can't see that intersection point there, and then there is no remedy in particular. हम क्या आसुरी शक्तियां, जब हम राहु और केतु की दशाओं से निकलते हैं तो हमारे ऊपर आसुरी शक्तियां काम करती हैं, जबकि हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारी जीवन शैली, हमारा सब कुछ सात्विक है। हम उस आसुरी शक्ति के प्रभाव को नहीं झेल पाते, इसीलिए राहु की दशा में अधिकतर लोग बहुत भय, चिंता, शोक और अनिश्चितता, ख्योस जिंदगी जीते हैं। मतलब बिल्कुल उनको कुछ पता नहीं चलता, अननोन फीचर्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, और यूजुअली कुछ चीज़ों का आप कह सकते हो कि ज्ञान ही नहीं होता कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या हो रहा है, बस आप काम कर रहे हैं, क्योंकि राहु जो है वो आसुरी शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर छोड़ता है और आप दैवी शक्ति से चलते हैं, तो आप इनकी शक्तियों को समझ नहीं पाते और आपके सोच में, विचार में, जीवन शैली में बहुत जो परिवर्तन आते हैं वो आप झेल नहीं पाते। राहु आपको हमेशा एक कंफर्ट जोन से एक डिफरेंट जोन पे लेके जाता है, आपकी इजी गोइंग लाइफस्टाइल से आपको डिफरेंट लेके जाएगा, क्योंकि उसका तत्व आपको आराम देना या आराम से बैठना नहीं, वो असुर है, वो आसुरी शक्ति से आपको काम करवाएगा। इसीलिए राहु और केतु की दिशाओं में लोग यूजुअली बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इसका कोई उपाय नहीं सूझता है। और जो लोग इन आसुरी शक्ति के साथ मैच करना समझ जाते हैं, मैच करते हैं अपनी एनर्जी को, वो इन दिशाओं में राइज करते हैं, और जो मैच नहीं कर सकते वो डाउनफॉल भी देखते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि राहु जो है, राहु केतु, दे आर द कार्मिक प्लैनेट्स। We have discussed this intersection. अब देखिए राहु और केतु को कार्मिक प्लैनेट्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे, इनका मेजर रोल जो है हमारी लाइफ में वो है हमारे कर्मस को कंट्रोल करना, क्योंकि ये हमें एक नई जोन, एक नए लेवल, एक नई अप्रोच और एक नए फॉर्म में हमें जिंदगी में उठना सिखाते हैं। They don't teach us in the very the way these 7 planets teach us. They teach us in a very different way. राहु को मटेरियलिज्म का प्लैनेट कहा जाता है, केतु को अकल्टिज्म का कहा जाता है, यानी राहु आपको भोग की तरफ ले जाता है और केतु आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है। हमारे मुख्यतः 5 ट्रेट्स हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार। और जब हमारे पास इन 5 चीजों की अधिकता बढ़ जाती है तो हम राहु के मटेरियलिज्म जोन में चले जाते हैं, और जब इन 5 तत्वों की हमारे में लेवल हमारा लो हो जाता है इसमें 5 चीजों से, तो हम अपने अंदर मोक्ष का अनुभव करते हैं। यानी राहु आपको बताता है कि अब भोगी बने। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट भी लिखा है, यस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। राहु आपको भोगी बनाता है और केतु आपको त्यागी बनाता है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य ना तो अति भोग में जाना है, ना अति त्याग में जाना है। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम कर्म योगी बने, और वो संतुलन हमें राहु और केतु दोनों सिखाते हैं। देखिए अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, इससे नेक्स्ट पॉइंट है कि राहु हमें कैसे संतुलन बनाना सिखाएगा। राहु कहता है कि आप कर्म करें, हर तरह का कर्म करें। कर्म करने में आपको अपने आप को ये नहीं कि आप कर्म के बारे में ये नहीं जानते कि वो ठीक है, गलत है, सही है, सत्य है, असत्य है। आपका काम है कर्म करें, और डू योर ड्यूटीज इज द प्राइम थिंग दैट राहु टीचेज यू। सो शुद्धि बाय कर्मा इज बाय राहु, और केतु में है शुद्धि बाय धर्मा, क्योंकि केतु आपको बताता है कि अपने अपने कर्म को कैसे करना है, धर्म अनुसार करना है अपने कर्म को। तो ये देखिए, शुद्धि बाय कर्मा इज बाय राहु एंड केतु का है शुद्धि बाय धर्मा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं हमारे ऊपर। सो अति भोगी होना भी गलत बात है और अति त्यागी होना भी गलत बात है। इन दोनों का संतुलन रखकर ही हम कर्मयोगी बनकर कार्य कर सकते हैं। और राहु का एक ये भी है, राहु की एक और क्वालिटी है कि ये हमें कहता है डू योर कर्मास, मतलब आप कर्म के प्रति हमेशा सचेत रहें, सावधान रहें और कर्म के प्रति समर्पित रहें।
forget about the results, but do your karmas and enjoy the fruits also. Enjoy the fruits of your karmas also. So this is Rahu. यानी कि अगर आपने अत्यधिक कार्य किया है तो आपका ये परम कर्तव्य है कि आप उसको एंजॉय करें, यानी आप खाएं पिएं घूमें फिरें, अपने जीवन का सभी तरह का लक्ष्य प्राप्त करें, शारीरिक मानसिक जिस रूप में भी आप अपने आप को प्लीज कर सकते हैं वो राहु आपको करवाता है। और केतु क्या कहता है? केतु कहता है कि आपने डू योर ड्यूटीज निष्काम भाव से और निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से आप कर्म के प्रति और अपने धर्म के प्रति सचेत और सावधान रहें। ये केतु का सबसे प्रमुख कर्तव्य है, ड्यूटी है। इसीलिए राहु को मौजी कहा जाता है और केतु को खोजी कहा जाता है। राहु की दशा में लोग बहुत मौज मस्ती करते हैं, दुनिया से बिल्कुल दुनिया की जितनी चीजें हैं वो एंजॉय करते हैं राहु की दशा में। और केतु की दशा में लोग खोजी हो जाते हैं। they grow their inner self, they learn so many sciences, deep sciences, और क्या बोलते हैं जितनी तरह की भी खोजें हैं, मतलब चाहे इंसान की स्वयं के लिए हो, परिवार के लिए हो, संसार के लिए हो, किसी भी तरह की, वो केतु की दशा में होता है। सो डेविल्स पावर इज टू बैलेंस द डिवाइन पावर, यानी ईश्वर ने ये दो शक्तियां इस तरह पैदा की हैं ताकि ये हमारी 7 शक्तियों को बैलेंस करें। सो डेविल्स पावर इज टू बैलेंस द डिवाइन पावर। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो डिस्कस। अब राहु केतु के 3 पर्पस हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दैट? देखिए, राहु और केतु को हम बिल्कुल अलग तरीके से इसलिए देखते हैं क्योंकि ये ईश्वर के विपरीत काम करते हैं। सो दे आर नोन एज एंटी गॉड फिगर्स। ये नेचर के लॉ के विपरीत काम करते हैं। सो दे आर नोन एज एंटी नेचर्स लॉ। और ये एंटी ह्यूमन बीइंग्स के तौर पे भी काम करते हैं। सो दीज आर द डेविल पावर्स ऑफ राहु एंड केतु। हाउ? क्योंकि आप अब देखिए कैसे। नाउ दिस पॉइंट इज गोइंग टू एलैबोरेट। नाउ गोइंग अगेंस्ट डिवाइन पावर, देखिए जब इन नेचर में 7 ग्रहों की शक्तियों यानी कि बेनिफिक प्लैनेट्स की शक्तियां सौर मंडल में सोलर सिस्टम में 7 ग्रहों की शक्तियां क्षीण होती हैं और राहु केतु जैसे ग्रहों की शक्तियां प्रबल होती हैं, तो संसार में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। यानी कि डिवाइन, इट इज लाइक गोइंग अगेंस्ट द डिवाइन पावर व्हेन द तामसिक शक्तियां इंक्रीज एंड सात्विक शक्तियां डिक्रीज। तो यहां पर गॉड्स इनकारनेशन हैपेंस। विष्णु अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार। सो भगवान कितने रूप में अवतार लेता है? इन शक्तियों को सिर्फ बैलेंस रखने के लिए और सात्विक शक्तियां प्रबल रहें, इसीलिए हमेशा आप देखिए कि हर युग में अवतार हुए हैं। ईश्वर का स्वयं अवतार के रूप में आना इस धरती पर ताकि इन शक्तियों को कंट्रोल में रखा जाए और इन शक्तियों को संतुलन में रखा जाए। सो नेक्स्ट, एंटी नेचर। अब इट इज लाइक गोइंग अगेंस्ट नेचर्स लॉ। देखिए, जब नेचर में, प्रकृति में जब ये शक्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं तो ये नेचुरल डिजास्टर के रूप में भी आप देख सकते हैं इनको, जैसे कि पेंडेमिक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स। ओके, दीज थिंग्स हैपन। सो ये क्यों होती हैं? क्योंकि इसी वजह से, और सोलर लूनर इक्लिप्स का प्रभाव तो सभी पे पड़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग। अब गोइंग अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स में ये है कि राहु और केतु को आप जितना भी प्लीज करना चाहे आप प्लीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बने हैं, ये आपके कर्म को नोट करने के लिए बने हैं, बिकॉज दे आर द कार्मिक प्लैनेट्स। हाउ? दे आर द कंट्रोलर ऑफ योर कर्मास।
क्योंकि राहु और केतु आपको आपके प्रारब्ध को भी दर्शाते हैं। यानी आपके हर जन्म में आपके पेंडिंग कर्मास चल रहे हैं। और ये आप देखिए कालसर्प योग के रूप में भी हमारी कुंडली में दिखते हैं और पितृ दोष के रूप में भी हमारी कुंडली में नजर आते हैं। तो यहां से हमें अपना प्रारब्ध पता चलता है। तो आप भी देखिए, जब राहु और केतु की दिशाएं आती हैं तो बहुत लोग जिंदगी में राइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके यदि प्रारब्ध में बहुत उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो दे विल सर्टेनली राइज हाई इन देयर लाइफ। लेकिन अगर राहु की दशा में अगर उनका प्रारब्ध में अच्छे कर्म नहीं है तो उस दशा में आप देखिए कि उनको बहुत ऐसी डायग्नोज्ड होती हैं बीमारियां जिनका कोई निदान नहीं होता और उनको भयंकर बीमारियों से पीड़ित होकर ही इस संसार से जाना पड़ता है। तो हमारे प्रारब्ध में क्या है ये सिर्फ राहु और केतु के पास है, और ये कुंडली के द्वारा ही हम नेटल चार्ट देखकर ही बता सकते हैं कि हमारा राहु और केतु कैसे फंक्शन कर रहा है। अब देखिए, राहु की एक सबसे अच्छी बात ये भी है कि राहु हमें एक कन्फाइंड लाइफ, एक कन्फाइंड सोच और हमारी कन्वेंशनल लाइफ से हमें अलग लेकर जाता है। हाउ? क्योंकि राहु एक नॉन कन्वेंशनल प्लैनेट है। ये किसी विधा को नहीं मानता, ये किसी धर्म को नहीं मानता, ये किसी भी चीज को नहीं मानता। ये वो सारे कार्य करने की इसके पास ताकत है जिससे हम डरते हैं, घबराते हैं, जिसको हम करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं, हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी। लेकिन राहु की दशा में आप देखिए, जो लोग नॉन कन्वेंशनल होते हैं, नॉन ट्रेडिशनल होते हैं और नॉन एक्सेप्टेबल थिंग्स करने के लिए भी रेडी होते हैं, दे राइज। और आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच वो लाइफ में रखने के लिए कहता है आपको, और जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए राहु की दशा में ज्यादातर लोग राहु से पीड़ित ही रहते हैं, बजाय उसको उसके ट्रेड्स को समझकर उससे चलने। क्योंकि आसुरी शक्ति, आप एक दैवीय शक्ति से चलने वाले, आप आसुरी शक्ति आपको जो बताएगी आप कैसे काम करेंगे, आप नहीं करेंगे। जैसे कि आपको कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं करने के लिए कह रहा, राहु आपको नॉर्मल बिहेवियर करने के लिए नहीं कह रहा। वो कह रहा है आपको उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, आपको वो सब कार्य करने पड़ेंगे जो आपने अपने जोन में या अपने थॉट में कभी लेकर नहीं आए हो। चाहे वो अपने लिए है, चाहे वो नेचर के लिए है, चाहे वो ह्यूमैनिटी के लिए है। और राहु की दशा में लोगों का यूजुअली एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। तो राहु की दशा में लोग लिखकर ज्यादा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नॉन वेज, कैसीनो, वुमेनाइजर एंड इलीगल एक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस करते हैं। So this is about the effect of Rahu in our life.